41 किताबें आपके नाम दर्ज हैं, 15 से 16 अनुवाद आपने किए हैं। एक अनुवाद करते वक्त उसका जो इमोशनल टच है वो बिल्कुल सेम रखना पड़ता है। ये बिल्कुल एक दो धारी तलवार के जैसा होता है। आपको एक तरफ जो है भाषा का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरी ओर जो लेखक है ओरिजिनल उनकी शैली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन सारी चीज़ों को आपके मस्तिष्क में रखना पड़ता है। एक आर्टिकल ट्रांसलेशन करने में हमें इतनी मेहनत लग जाती है, आप तो फिर भी पूरी बुक साहित्य को ट्रांसलेट करती हैं। देखिए, अनुवाद और दोहे के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, यानी कि उपन्यास, कहानी ये करते हो तो थोड़ा तुलनात्मक रूप से वो आसान रहता है, और जब आप कविता करते हो तो थोड़ा कठिन होता है। ये संघर्ष जो है ना, ये आप जब करते हो तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में चलकर इसका परिणाम जो है वो बड़ा सुखद ही होता है। प्रणाम उद्दत मार्दन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 200 साल की हिंदी पत्रकारिता। निस्संदेह उस युग का एक अपना अलग जैसी मांग थी। हाँ, उस समय पराधीन भारत था। आप जानते कि उसमें हमारी जनता की क्या स्थिति थी। नमस्कार, मैं हूं हर्ष कर्णवाल और आपका स्वागत है हमारे वीर भारत पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं जिनका परिचय देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी ये हमारे रूल्स में आता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बंगाल में साहित्य कला को लेकर काफ़ी कुछ लिखा और भाषाई दूरी को मिटाने के लिए बहुत काम किया। मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सोमा उपाध्याय जी, बंदोपाध्याय जी। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको 2013 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। आपने बहुत सी 41 किताबें आपके नाम दर्ज हैं, 15-16 अनुवाद। अभी 42 हो गए। अच्छा, 42 हो गए। 15 से 16 अनुवाद आपने किए। एक अनुवाद करते वक्त जब हम देखते हैं कि जो असली संरचना है किसी कथन की, उसका जो इमोशनल टच है वो बिल्कुल सेम रखना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसा श्रोताओं तक जाए या पढ़ने वालों तक जाए जिसकी मूल भावना चेंज ना हो। मैम, इसको आप कैसे ध्यान में रखती हैं? अमूमन जो है साधारण मतलब जनता में ये एक ऐसी धारणा है कि अनुवादक जो होता है वो तो बहुत आसान काम है उसका, दो भाषाओं के बीच में भाषांतरण करना। लेकिन बात ये नहीं है। सबसे पहले मुझे तो लगता है कि क्योंकि मैं मौलिक लेखन भी करती हूँ और अनुवाद तो करती ही हूँ, तो मैंने जिस तरह से जाना है कि मौलिक लेखन से भी ज़्यादा अनुवाद जो है वो कठिन है। कठिन इस मायने में कि आपको ये बिल्कुल एक दो धारी तलवार के जैसा होता है। आपको एक तरफ जो है भाषा का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरी ओर जो लेखक है ओरिजिनल मूल के लेखक, उनकी जो विचार है, उनकी जो सोच है, उनकी जो अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन का जो एक अलग एक उनका जिसको कह सकते हैं कि तरीका है, ये सारी चीज़ें, उनकी शैली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन सारी चीज़ों को आपके मस्तिष्क में रखना पड़ता है जब आप अनुवाद करने बैठते हो। तो जबकि मौलिक लेखन करते वक्त मैं सोचती नहीं हूँ कि मुझे उनकी तरह किस तरह से सोचना, ये मेरी अपनी सोच होती है। लेकिन जब आप अनुवाद करते हो तो आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप जिस भाषा में ले जा रहे हो उनको सामग्री को, उस भाषा के भी कुछ इमोशनल जो है नीड्स होते हैं, उसके पीछे अपनी अलग तरह की एक व्याख्या होती है। तो उस भाषा की सारी विशेषताओं को भी आपको याद रखना पड़ता है। तो इस तरह से करना होता है, क्योंकि आप देखिए, अर्थ का जरा सा अनर्थ हो, मतलब जरा सा अगर उसका अलग जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि ऐसे हमारे सिर्फ बांग्ला और हिंदी के बीच में नहीं, ये हर भारतीय भाषा में हमारे, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो मूल में है, और उससे पाली प्राकृत से अपभ्रंश होते हुए हमारी भारतीय भाषा की अलग अलग शाखाएं निकली है। इसलिए मूल जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनमें कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, यानी तद्भव कहा जाता है, और तत्सम के भी कुछ शब्द हैं जो एज इट इज तत्सम यानी उसके समान उन भाषाओं को भी रखा गया है। तो इसीलिए कई ऐसे शब्द हैं जो समुच्चारित है, यानी उनका उच्चारण एक जैसा है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो गए हैं काल के यानी समय के अनुसार, या फिर उनके अपनी रीति रिवाज के अनुसार। जैसे संदेश बांग्ला में एक मिठाई होती है, और संदेश जो है आप अगर हिंदी में ले तो वो एक मैसेज होता है, एक वार्ता होता है जो हम भेजते हैं, दूसरों को देते हैं। तो इस तरह के कई शब्द हैं, लेकिन एक शब्द जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये सत्कार शब्द, ये मराठी में अगर आप ले तो सत्कार का अर्थ होता है कि किसी को, हिंदी में भी आदर सत्कार, किसी का सम्मान करना। बांग्ला में सत्कार शब्द का भयंकर अर्थ है, यानी कि अंतिम क्रियाक्रम हो जाना। यानी अगर आप किसी को बोलोगे, हाँ, एक बार हुआ था महाराष्ट्र में,
मैं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था भारतीय भाषा समारोह, तो उसमें एक 104 वर्ष के बुजुर्ग को मराठी वो सेनानी थे, मतलब जो है स्वतंत्रता सेनानी, उनके हाथों जो है उद्घाटन करवाया जा रहा था कार्यक्रम का। उनको बुलाया गया कि हम जो है इनको बुला रहे हैं और इनका हम सत्कार करेंगे। तो नीचे मैं बैठी थी और एक बांग्ला के बड़े पंडित है थे, वो वही भी हैं, इंद्रनाथ चौधरी जी, तुलनात्मक अध्ययन के बड़े ज्ञाता है। उन्होंने कहा कि देखो वो बांग्ला भाषी हो, बोले सुमा अगर यही बात हमारे कलकत्ता में होती और कहा जाता कि आइए इंद्रनाथ जी का जो तो लड़ाई स्वर्ग हो गई। आदर्श देते तो लड़ाई हो जाती। हम्म। अगर हम ये नहीं समझ पाते तो हमारी जो भाषा विविधता है बहुत रोचक है और इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर कहीं भी जरा सी चूक हो जाए तो फिर अर्थ का अनर्थ हो सकता है बहुत भारी। और फिर ये जो भाषाई भेद है, विभेद है, वो उसको और ज्यादा जो है ये मिल जाता है। वरना तो बहुत ही खूबसूरत एक मैं कहूँगी कला है, कला भी है, विज्ञान भी है, पहली बात। तो मुझे दोनों तरह का जो है मौलिक अभी मेरी किताब आई है बंग भूमि में श्री कृष्ण। ओके। तो कृष्ण परंपरा जो है उसकी बहुत लंबी परंपरा रही है, एकदम चैतन्य देव से होते हुए जो पदावली साहित्य है, जो कि आप जानते विद्यापति पदावली का नाम लेते, विद्यापति का नाम लेते हो। हमारे यहाँ जयदेव है, चंडीदास हुए हैं और वहाँ से होते हुए और भी कई कई कवि, एक लंबी परंपरा। तो उसको मैंने कोशिश की है और जो पदावली की भाषा है उसमें ब्रज भाषा आ गई है, उसमें मैथिली के पुट है, तो उसमें जो है हिंदी के कुछ शब्द है और बांग्ला के तो है ही है। तो वो एक ब्रज बोली नाम की एक नई भाषा तैयार हुई थी जो कि पदावली की बांग्ला पदावली साहित्य की भाषा है। तो उस पर पूरा काम है और बहुत रोचक है, अगर कोई उसको पढ़े तो। रिवाणी से आई है मैम, एक आर्टिकल ट्रांसलेशन करने में हमें इतनी मेहनत लग जाती है, आप तो फिर भी पूरी बुक साहित्य को ट्रांसलेट करती हैं, तो कोई ऐसा साहित्य याद कर पाती है जिसे आप ट्रांसलेट करने के बाद आपने सोचा हो कि ये मैंने कैसे कर लिया? बिल्कुल, जिसके लिए मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो एक देखिए अनुवाद गढ़वाल। के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे आप हम्म। जब मूल तो साहित्य की जो नॉवल है यानी कि उपन्यास कहानी ये करते हो तो थोड़ा तुलनात्मक रूप से वो आसान रहता है, और जब आप कविता करते हो तो थोड़ा कठिन होता है, और जब आप जो है आलोचना करते हो तो ऐसे मैंने जिस किताब की जो है किताब के अनुवाद के लिए मुझे जो साहित्य अकादमी भी मिला था, तो एक बहुत मुश्किल किताब थी पे वो था जो है स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। और उसमें लगभग जो मैंने चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र हो यानी काव्य शास्त्र हम जिसको कहते हैं पोएटिक्स, उसमें जो है अमेरिकी, फारसी, अरबी, संस्कृत काव्य शास्त्र तमाम जो है वो सारी चीज़ें उसमें आई थी और उसमें वो सारी भाषाओं की जो है टर्मिनोलॉजी थी। तो मुझे उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मोटी थी वो। तो वो मेरे लिए एक बहुत श्रम साध्य जो है एक कठिन काम था, लेकिन उसका फिर ये मुझे मिला। और वो एक ऐसे वक्त में मैं कर रही थी कि जब ये अनुवाद जो है मेरे लिए दर्द की दवा बन रही थी, क्योंकि उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था आजसा की कलकत्ता विश्वविद्यालय में नंबर 1 पे मेरा जो है पैनल में नाम था। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी उससे पहले। इसके बावजूद मुझे वहाँ मतलब जो है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया था, तो मैंने केस भी किया था और बाद में चलकर फिर 5 साल बाद जो है मेरा तो पूरा जीवन जो है बहुत संघर्ष का है। तो लेकिन वो भी बहुत ये संघर्ष जो है ना, ये आप जब करते हो तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में चलकर इसका परिणाम जो है वो बड़ा सुखद ही होता है। इसी व्यक्ति को बैठ नहीं जाना चाहिए, अन्याय हो तो उसे मान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो कभी ना कभी जाके, तो उस वक्त मैंने जो काम किया था उसका 2013 में मुझे जो है मैं देख पा रहा हूँ मैम, जब तक पॉडकास्ट एंड होगा तब तक मैं आपसे बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स ले लूंगा कि इतनी पॉजिटिव मुझसे आ रही है। जी मैम। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम यहाँ एक उपलक्ष्य में बैठे हैं, प्रणाम उद्यम मार्दन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 200 साल की हिंदी पत्रकारिता, एक तरह से 200 बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो मैम, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं कि हम यहाँ आज बैठकर ये मना रहे हैं कि हमारी हिंदी पत्रकारिता कहाँ से शुरू हुई? पहले शुरू हुई कि हम सिर्फ इसे ऑपरेशनल देखते थे, मैसेज पहुँचाना, अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी बातों को रखना, चीज़ों आम लोगों तक पहुँचाना, जो कि आमतौर पर नहीं पहुँचती थी। फिर उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगे, लाइसेंस राज हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई और आज जाके हम एकदम फ्री हैं, इतने फ्री कि हम किसी भी कंटेंट को कहीं भी पब्लिश करा सकते हैं, कम से कम अभी तक तो है, आगे का नहीं पता। सो मैम, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे देखिए, एक तो आज का दिन बहुत बहुत विशेष दिन है मेरे लिए भी और उन तमाम जो है मेरे प्रदेश के लोगों के लिए भी,
एक तो आज विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के। है, जन्म जयंती है। और दूसरी बात है कि आज एक नए सूरज का जो है उदय हुआ, उदंतमार्तन मतलब उगता हुआ सूरज। तो उस मायने से भी आज जो है हम लोग को एक नई सरकार जो है वो आ रही है और आशा है, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं उनसे। और तीसरी बात जो है ये भी बंगाल से जुड़ा हुआ है कि उदंतमार्तन, प्रणाम उदंतमार्तन, इतना सुंदर जो है ये जो शीर्षक चुना गया है। और मैं माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है संचार और पत्रकारिता हूँ, तो उनके गुरु और उनकी पूरी टीम को जो है मैं साधुवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है जिस तरह उन्होंने सजाया और मैं देख रही थी कि लगभग पूरे भारतवर्ष से जो है जो दिग्गज पत्रकार हैं वो यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, वो जो है मतलब डिजिटल जो है हमारा ये उससे आए हो, या फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आपने जैसा कि कहा कि वो 3-4 ऐसे मिशन थे जिसको कहते हैं ना कि मिशन विद अ विजन। तो जो जुगल प्रसाद शुक्ल जी थे, पंडित जुगल किशोर प्रसाद शुक्ल जी, तो निस्संदेह वो ही वॉज अ विजनरी मैन। और एक व्यक्ति को आप सोचिए, उस समय तो ना तो उस तरह की कोई फंडिंग की बात थी, ना तो उस तरह के कोई बिग मीडिया हाउसेस थे। उस समय एक व्यक्ति को कितना राष्ट्र से अधिक प्रेम होने पर और कितने प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्व का जो है उसे वो एहसास होने पर एक व्यक्ति केवल एकल प्रयास से एक पत्रिका जो है वो निकाल लेता है। और वो भी उसका साहस देखिए कि अपनी भाषा में निकलता है, जबकि उस समय आप जानते हैं कि पहले पत्र जो है वो हिकिस गज़ेट जो है वो निकला था। तो और उसी समय जो है राजा राम मोहन राय भी आए थे। तो बंगाल में एक तरह से जो है नवजागरण की जो लहर उस समय चल पड़ी थी, क्रांति चल पड़ी थी। सिर्फ हिंदी बांग्ला ही नहीं बल्कि संवाद कौमुदी बांग्ला में आई, लेकिन उसके साथ साथ जो है उर्दू और फारसी का जो पहला पत्र है वो भी बंगाल से ही जो है उस समय उस समय जो मिरातुल जो एक अखबार थी। हाँ, तो ये सारी चीज़ एक साथ चल रही थी। लेकिन आप देखिए कि एक क्या वजह थी कि 1 वर्ष और 7 माह के बाद ये पत्रिका जो है बंद करनी पड़ी, क्योंकि ना तो सरकार की ओर से कोई सहयोग मिला था और न तो उस तरह से जो है कोई आर्थिक सहयोग किसी ने की थी। एक व्यक्ति को चाहे कितना ही वो निवेदित प्राण हो, लेकिन उसे चलाने के लिए तो कई चीज़ें होती है। तो इन चुनौतियों के बावजूद वो 1 वर्ष 7 महीने, और सबसे बड़ी बात है कि ग्राहकों की ओर से पढ़ेगा कौन, उन तक पहुँचाएंगे कैसे, जब तक कि जो है आर्थिक सहयोग ना हो। लेकिन जो शुरुआत थी, जिसको कहते हैं ना कि चिंगारी, जो मशाल में जो चिंगारी लगा देना, वो उन्होंने काम किया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो उस समय के जो प्रयोजनीयता थी। देखिए, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो कोई साहित्य हो, कोई भी मतलब जो है काम हो, वो उस युगीन जो परिस्थितियाँ हैं उससे प्रभावित होती है। तो निस्संदेह उस युग का एक अपना अलग जो है उसकी मांग थी। हाँ, उस समय पराधीन भारत था, औपनिवेशिक भारत। आप जानते हैं कि उसमें हमारी जनता की क्या स्थिति थी। वो शोषण तले बिल्कुल जो है ना पिसकर एकदम ख़त्म हो रही थी। ऐसे में सबसे पहले तो उनके अधिकारों से कि वो तुम गुलाम नहीं हो, ये बात उनको कौन कहता। तो ये तो पत्रकारिता के उद्घोष के साथ साथ ये अनुभूति उनमें जगी, और स्वतंत्रता के सेनानी जो एकत्र हो पाए, तो वो उनको एक करने का काम भी तो इन्हीं पत्रकारों ने किया था। तो ये वहाँ से होते हुए, और उस समय जो है कुछ निजी प्रयोजनीयता कि कहीं से पैसों की बात, ये सब तो चीज़ें उस समय सोचते नहीं थे। वो समय ऐसा था। धीरे धीरे समय बदलता गया। अलग अलग आप पत्रकारिता के इतिहास को आप पढ़ोगे तो आप युगीन परिस्थितियों को देखोगे, तो देखोगे किस तरह से समय के साथ साथ पत्रकारिता के जो उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो मांगे है। लेकिन मूल बात जो है, जो बात जो है पंडित शुक्ल जी ने कही थी कि हिंदुस्तानियों के हित के हेत में, यानी हित के हेतु, वो तो आज भी लागू होते हैं। तो एक ऐसा टैग मतलब मार्ग उन्होंने दिया था जो कि आज भी बदली नहीं है। लेकिन हाँ, आज हम अधिकतर देखते हैं कि
जैसे बिजनेस हाउसेस, मीडिया हाउसेस बड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़ गया है, कहीं ना कहीं बाजारवाद उस पर हावी हो गई, ऊपर से जो है ग्लोबलाइजेशन का एक जो है असर रहा। और आज आप देखिए, सिर्फ ये तो ठीक है, डिजिटल मीडिया ये सब तो है ही है, इसके बाहर इन्फ्लुएंसर्स जो है, जो यूट्यूब करने वाले हैं, उनका एक बहुत बड़ा, उनमें से मैंने देखा है कि कई इन्फ्लुएंसर्स या कोई जो मतलब हमारे यूट्यूबर्स जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बंगाल में जो बदलाव आया है, आप जान के रखिए, जितना कि जो है मेन जो मतलब मेन स्ट्रीम के जो मीडिया जो कर नहीं पाई, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान इनका था। इन्होंने इस तरह से जो वहाँ जो भ्रष्टाचार की कुछ जो चीज़ें चल रही थी, उन कहानियों को उजागर किया, और बेफिक्र होकर। इसके लिए भी देखिए, उस समय भी जो है हमारे पत्रकार को जेल जाना पड़ा था, उनकी पत्रिकाएं बंद कर दी थी। उसमें साहित्यकार भी आए, प्रेमचंद मतलब जो है क्या था, बहुत तकलीफ थी दी गई थी काजी नजरुल इस्लाम को, वो भी पत्रिका निकालते थे। और उस पत्रिका में जो है उन्होंने स्त्रियों के अधिकार, स्वाधीनता संग्राम के जो है फॉर्म में लगातार वो लिखते रहे, किसानों के लिए, मजदूरों के हित में लगातार लिखते रहे। काजी नजरुल इस्लाम जो थे वो बहुत बड़े। माफी चाहूंगा मैं, पर मेरे पास आपके लिए दो प्रश्न और हैं जो मैं चाहता हूं कि सर मैं आपका आंसर दूं। मैं पहला सवाल तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने रविंद्रनाथ टैगोर की बात की, और रविंद्र ने शांति निकेतन स्थापित किया। उन्होंने सिर्फ 5 बच्चों से शुरू किया, और एक ऐसा स्कूल जहाँ पे वो सोचते थे पेड़ों के नीचे कक्षाएं हों, और म्यूज़िक के साथ उसका संबंध है। आप इतने सारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, गर्ल्स कॉलेज, मतलब आपने बहुत यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रार और वीसी की भूमिकाएं हैं वो निभाई। तो क्या आप देखती हैं कि उनसे आपने कुछ सीखा, ऐसा कुछ माहौल बच्चों को दिया? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, मैं तो वहीं की पैदाइश, मतलब मैं जो पैदा हुई हूँ वो बीरभूम में ही है, शांति निकेतन में ही मेरा घर है। तो मेरा जो ओरिजिनल घर है वो शांति निकेतन है। और मैं 1 साल जो है गुरुदेव के उसमें जो बालिका विद्यालय है उनका, शांति निकेतन में, वहाँ मैं पढ़ी थी। तो वहाँ का माहौल ही ऐसा है, और उन्होंने चाहा था कि प्रकृति के साथ मनुष्य का जो संबंध है वो और गहरा हो। आज एक बात बार बार आ रही थी कि ये देश और इस देश की प्रकृति और इस देश की जो भी हमारी संपदाएं है, हाँ, वो सब कुछ मनुष्य के लिए वो सारी है, मनुष्य उसके लिए नहीं, वो सारी जो है मनुष्य, मतलब तो व्यक्ति को भी उसको लौटा देना होगा, उसे उसके दायित्व से, उसके उस जो देश के प्रति जो प्रेम है वो कब उसके भीतर जागृत होगा, जब वो अपने पास्ट को जानेगा, अपने स्वर्णिम जो अतीत है उनको जानेगा। इसलिए ये जो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पत्रकारिता के ज़रिए हमारी जो जड़ें हैं, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो परंपरा है, उससे जो है हमारे आज की जो नई पीढ़ी है वो उससे जुड़े। कई चीज़ें उनको मालूम नहीं है, वो जानते उदंत मार्तंड जो है एक पत्रिका 1826 में छपी थी, और पंडित शुक्ल जी ने उसको छापा था। इसके बाहर उसके क्या मिशन थे, क्या संघर्ष उन्हें करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, पत्रकारिता को यहाँ तक लाने के लिए, उस समय उनको क्या क्या करना पड़ा था, ये जब तक वो नहीं जानेंगे वो अपने उद्देश्य से भी परिचित नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे साथ सोमा बंदोपाध्याय जी को। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मैं उनके साथ में जब भी बैठता हूँ, जब भी बातचीत करता हूँ, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख कर ले जाता हूँ। जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।